Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning, and today we will discuss 10 questions from environment. तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इन्वायरमेंट में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के साथ में हमने थोड़े से कुछ प्रोजेक्ट भी शामिल कर रखे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट जो है लायन हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, तो वो भी उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो मेरा एक्चुअली मेन मोटिव यही रहता है कि हम इन एमसीक्यू के थ्रू अपना पूरे चैप्टर को यहीं पर ही रिवाइज कर लें, है ना। तो कोशिश हम यही करते हैं। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें पहली स्टेटमेंट है न्यूमेटोफोर्स आर वर्टिकल एयर रूट्स कॉमन इन Abyssinia, Sonoratia that enable gas exchange in anaerobic muds, है ना। जो anaerobic बोलो, anaerobic बोलो, बात एक ही है। Stilt prop roots typical of rhizopora provide anchorage in soft shifting substrates. Knee roots are looped lateral roots seen in Bruguiera that emerge and re-enter the soil. In Abyssinia, buttress roots are the dominant aerating roots. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बने हैं मैंग्रोव से, बहुत ही अच्छे बने हैं, मजा आएगा आपको करने में। तो अपने को इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है। देखो, जिसने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, और जिसकी कॉमन सेंस अच्छी होगी वो भी इसको अच्छे से कर लेगा, है ना। तो बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आंसर को लो कीजिए और हमारे साथ में मैच कीजिए। देखो, अगर मैं न्यूमेटोफोर्स की बात करता हूँ तो आपको पता है मैंग्रोव्स क्या होते हैं। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इसमें क्लास लंबी भी जा सकती है क्योंकि मुझे थोड़ा आपको डिटेलिंग देनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। तो मैंग्रोव्स क्या होंगे, आपको पता है, जो भी वेटलैंड वाले एरिया पे हमें कोई भी वेजिटेशन देखने को मिलेगी तो हम उसको मैंग्रोव्स कहते हैं, है ना। अब ये वेजिटेशन जो होती है बच्चे, ये डिफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स, है ना। तो रूट्स क्या होती है, इसमें जो कुछ रूट्स होती है जिनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, है ना। न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं इसको, न्यूमेटोफोर्स। थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आपको दिख जाएगा। न्यूमेटोफोर्स होते हैं, एक होती हैं स्टिल्ट रूट्स होती हैं, और एक होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रोप रूट्स। प्रोप रूट्स। तो बेसिकली मैंग्रोव जो है कुछ इस फॉर्म में क्या होंगे, डिफर करेंगे। डन, मुझे लगता है आपको इतना समझ आ चुका होगा। ओके, देखिए, अगर पहली स्टेटमेंट की मैं बात करूंगा तो उसने बोला है कि जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, है ना। वर्टिकल मतलब खड़े होंगे ऐसे, बिल्कुल सही बात है। एरियल, वर्टिकल एरियल रूट्स होते हैं, कॉमन इन एबिसिनिया। दीज आर द टाइप्स ऑफ मैंग्रोव्स, ओके, दैट एनेबल, क्या एनेबल कर रहे हैं, गैस एक्सचेंज को इन एनऑक्सिक मड्स, मतलब कि मिट्टी में जो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं उसको बोला गया है न्यूमेटोफोर्स। ओके, देखो, तो ये जो न्यूमेटोफोर्स की बात होती है, अगर मैं थोड़ा यहाँ पर बता दूं न्यूमेटोफोर्स को, तो ये कोई हमारा अगर ट्री है, फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा ट्री है ना, तो इसमें जो इसके साथ में मड होगा, ठीक है, मड होगा, तो मड से इस तरह की क्या होती है बच्चे, कुछ रूट्स बाहर को निकली होती हैं, और उनके ऊपर जो है इस तरह के कुछ डॉट्स होते हैं, है ना, इस तरह के कुछ डॉट्स होते हैं। तो ये जो डॉट्स होते हैं ना, इनको पहले कहते हैं न्यूमेटोथोड, है ना, इनको कहेंगे न्यूमेटोथोड, और इसको हम कहेंगे न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एबिसिनिया। तो बात सही है, पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। डन, दूसरी पे आते हैं, स्टिल्ट और प्रोप रूट्स क्या होती हैं। देखो, स्टिल्ट और प्रोप रूट का, स्टिल्ट रूट्स, मेनली स्टिल्ट की बात की गई है, प्रोप जो है, ओके, तो ये टिपिकली हमें कौन से वाले मैंग्रोव में देखने को मिलती है, राइजोफोरा वाले में। ओके, प्रोवाइड एनकोरेज इन सॉफ्ट एंड द शिफ्टिंग सबस्ट्रेट्स। देखो, अगर आपको पता होगा प्रोप रूट्स क्या होंगे, प्रोप रूट होंगे जिसके जैसा आपने बरगद का पेड़ देखा है ना, बरगद का पेड़, उसमें क्या होती है, रूट जो होती है वो नीचे की तरफ जो है इस तरह की, मतलब कि अगर ऐसा कोई मैं ट्री बना देता हूँ, ये कोई ट्री है, तो
इस तरह की जो रूट्स क्या होंगी, नीचे की ओर झुकी हुई होंगी, है ना, नीचे की ओर लहरा रही होंगी। तो ये क्या है, ये हमारी प्रोप रूट्स है। स्टिल्ट रूट क्या होगा बच्चे, स्टिल्ट रूट कुछ ऐसा होता है कि ये अगर कोई हमारा ट्री है, ये कोई ट्री है, तो इसमें जो रूट्स होंगी वो इस तरीके से क्या करेंगी, जो आपने नीचे से जोड़ के रखी होंगी, है ना। अगर आपने मक्का देखा होगा, जिसको मक्का, जब मक्का जो ग्रो करता है, मक्की जो ग्रो करती है, तो उसका जो प्लांट होता है वो इसी तरह से ही स्टैंड होता है। बरगद में आ गई, जब हम बात कर रहे हैं कौन से बरगद, आपने उसका पेड़ देखा होगा, तो उसमें आ गई हमारी प्रोप रूट्स। डन। तो बात ये भी सही है कि चाहे वो प्रोप रूट हो, चाहे वो स्टिल्ट हो, उसमें वो प्रोवाइड करता है एनकोरेज एंड शिफ्टिंग सबस्ट्रेट्स। देखो ये नीचे को अगर है तो मेनली इसका रीजन क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है अपने, अगर इसने अपनी रूट्स को नीचे फेंका हुआ है तो गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है, सांस ले पा रहा है। डन। क्या होगा, और अगर मैं स्टिल्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को नीचे भेज रहा है ना, नीचे भेज रहा है। तो बात हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है बच्चे। नी रूट्स आर ए टाइप ऑफ प्रोप रूट्स, है ना। नी रूट्स आर ए टाइप ऑफ प्रोप रूट्स आर लूप्ड लेटरल रूट्स seen in Bruguiera that emerge and re-enter the soil। तो ये क्या करते हैं, एक तरह की ये भी प्रोप रूट की ही बात कर रहा है। अगर आपने ऐसा कोई ट्री देखा है, उसके नीचे से यहाँ से क्या हो रहा है, जो रूट्स जो है वो नीचे को जा रही है। जब रूट्स नीचे को जा रही हैं तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि एक टाइम पर क्या होगा, ये जब जमीन में पहुंचेंगे रूट्स तो ये भी जर्मिनेट हो जाएगा, ये भी फिर से एक पौधा बन जाएगा। समझ आ रही बात को। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। लास्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। इन अबिसेनिया, इन अबिसेनिया, अबिसेनिया क्या बोला था अभी हमने थोड़ी देर पहले, इट्स ए टाइप ऑफ न्यूमेटोफोर्स, है ना। न्यूमेटोफोर्स का एग्जांपल है ये। बट्रेस रूट्स आर डोमिनेंट एरेटिंग रूट्स, मतलब कि तुमको क्या पता है कि अबिसेनिया न्यूमेटोफोर्स में देखने को मिलता है ना, न्यूमेटोफोर्स में देखने को मिलता है। बट अगर मैं बात करता हूँ, इसको एक बार साफ कर देता हूँ, आपने इतना सीख लिया होगा। देखो अगर मैं बट्रेस रूट्स की बात करूंगा बच्चे, तो जो आपने नॉर्मल ट्री देखे हुए हैं, नॉर्मल ट्री देखे हैं, वो उनमें जो रूट्स होती हैं, जो भी आपने ट्रॉपिकल देखे होंगे, टॉल ट्रीज देखते होंगे, तो उनमें किस तरह की रूट्स होती हैं, वो नॉर्मल बट्रेस रूट्स होती हैं। और अबेसेनिया वाली जो रूट्स हैं वो हमें न्यूमेटोफोर्स में देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये रूट्स आपने जितनी भी देखी, चाहे वो स्टिल्ट देखी, चाहे वो प्रोप देखी, चाहे वो न्यूमेटोफोर्स देखी, बेसिकली ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि तुमको पता है, क्या पता है कि वेटलैंड क्या होते हैं, पानी का इलाका होगा जिसमें मिट्टी, मतलब कि लैंड होगा वो वेट होगा, है ना। द एरिया कवर्ड वाटर विच इज वेटलैंड, है ना। जब इसके ऊपर किसी वेजिटेशन को लगना है तो उसको, अब यहाँ पर सॉइल भी है, सॉइल कैसी है, मडी सॉइल है ना, मडी सॉइल है, और इसके अंदर वाटर भी है। तो यानी सॉइल के अंदर वो जो आम एक पौधा है, ये क्या है, ये कोई आम ट्री है। तो आम, आम मतलब कि कॉमन, अब ये मत बोलना मैंगो ट्री की बात कर रहा हूं मैं, आम का मतलब कॉमन ट्री है कोई। तो इसके लिए क्या है, ये जड़ें कुछ ऐसी होती हैं, ऐसा होती है जड़ें इसके सरफेस के अंदर कुछ ऐसे फैली होती हैं। तो ये जो सरफेस होता है इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स के थ्रू क्या करेंगे, ये गैसेस एक्सचेंज कर लेंगी। बट यहाँ पर क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ वेटलैंड की, तो वेटलैंड के अंदर जो है क्या होता है, सोइल प्लस वाटर होता है, और दोनों उसके, वो क्या करेगा, एक मडी सॉइल को फॉर्म करेगा। क्या करेगा, एक मडी सॉइल को फॉर्म करेगा। तो मडी सॉइल को फॉर्म करने के बाद जो उसके अंदर के पोर्स होते हैं उनको फिल कर दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तब हमने तीन तरह की रूट्स देखी, जिसमें पहली रूट थी न्यूमेटोफोर्स, जिसमें क्या होता है न्यूमेटोफोर्स में कि रूट्स जो होती हैं वो पानी से बाहर को निकली हुई हैं। न्यू रूट्स कहाँ है, पानी से बाहर को निकली हुई है। बाहर को निकलने के बाद क्या हो रहा है, देखो बाहर को निकलने के बाद उनमें हमें छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसको हमने न्यूमेटोथोड कहा। क्लियर। तो बोलने का मतलब है कि इनको हम न्यूमेटोफोर्स कह रहे हैं। जो हमने स्टिल्ट रूट्स देखी, स्टिल्ट में क्या था कि ये कोई पौधा था, ये कोई पौधा था, उसको नीचे से इस तरीके से ऊपर से उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। क्लियर। तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भेजे जा रहे हैं, मतलब कि उस पेड़ की जड़ों को न्यूट्रिएंट्स भेजे जा रहे हैं।
क्लियर। जब प्रोप रूट की बात हो रही है तो वो क्या हो रही है, प्रोप रूट कैसे होंगी, कोई ये ट्री है तो ट्री में क्या हो रही है, रूट्स जो है ऐसे करके नीचे को फैल रही हैं, तो ये हमारी प्रोप रूट है। तो ये इसीलिए है क्योंकि ये मैंग्रोव्स हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर मडी सॉइल है, इसलिए गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पा रही हैं, तो अलग अलग टाइप के हमने मैंग्रोव्स को देखा। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा सही है, पहले ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है, फोर्थ गलत है क्योंकि बट्रेस रूट्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स होना चाहिए था अगर आप बात कर रहे हो अबिसेनिया की। क्लियर। तो ये हमारा 3 ओनली इज आर राइट आंसर। देखो थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टाइम दिया, इसीलिए लिया क्योंकि मेरा एक यही गोल रहता है कि आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूम जाए। क्लियर। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो ये कुछ स्टेटमेंट्स है। पेंसिल लाइक पेग न्यूमेटोफोर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक मैंग्रोव। राइजोपोरा प्रोड्यूस बीबीपेरस propagulus. Seedlings germinate while attached. Pneumatophores primarily function in salt excretion. Stilt root increase wave energy dissipation and ट्रैप सेडिमेंट्स। देखिए अपने को करेक्ट बताना है, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है पेंसिल लाइक पेग न्यूटोफोर्स, तो तुमको मैंने क्या बताया था, इस तरीके के अगर ये कोई वाटर है, मडी सॉइल है, तो मडी सॉइल में इस तरीके की बाहर को निकली रहती है कुछ रूट्स, है ना। तो ये कैसी रूट्स है, ये पेंसिल लाइक है, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या बोलते हैं, कौन से किसका एग्जाम्पल है, अबिसेनिया का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हुई। क्लियर। दूसरी पे आते हैं। देखो राइजोपोरा की हमने बात की है, यानी राइजोपोरा इट्स अ टाइप ऑफ मैंग्रोव्स। क्लियर। अब बोल रहा है मैंग्रोव्स में जो रिप्रोडक्शन होती है उसके लिए क्या होता है, कौन सा मेथड होता है बच्चे, मैंग्रोव्स में रिप्रोडक्शन के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं बीबी पैरी। तो मैंग्रोव्स में क्या होता है, बीबी पैरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। अब बीबी पैरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि पेड़ के साथ में ही जो रूट होगी वो जर्मिनेट हो जाएगी, जो सीड होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि पेड़ में ही वो सीड होगा, वो पौधा बनने लग पड़ेगा। यही होता है बीबी पैरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो यही बोला गया है कि जो सीडलिंग्स होती हैं वो जर्मिनेट हो जाती है वाइल अटैच्ड, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरे पे आते हैं। बच्चे बोल रहा है न्यूमेटोफोर जो होते हैं वो प्राइमरी फंक्शन इन साल्ट एक्सक्रीशन। बोल रहा है कि जो ज्यादातर प्राइमरली जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं साल्ट एक्सक्रीशन में। तो बच्चे ये बात सही नहीं है, ऐसा नहीं है। सोल्ट जो एक्सक्रीट जो होता है वो नहीं होता है, तो इस बात को हम डिनाई करेंगे और स्टेटमेंट 3 गलत है। स्टिल्ट रूट्स इंक्रीज वेव एनर्जी, तो बात बिल्कुल सही है। स्टिल्ट रूट का तुमको बताया था मैंने, जब इसी तरह का कोई पौधा होगा इस तरीके से उसको अटैच कर रखा होगा तो ये स्टिल्ट रूट बता रहा है। तो जब सरफेस के ऊपर ऐसा कोई आपको पौधा देखने को मिलेगा तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो वेव एनर्जी है, अपनी एनर्जी है उसको क्या कर रहा है, वो नीचे दे रहा है और ट्रैप कर रहा है सेडिमेंट्स को। तो बात बिल्कुल सही है। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाती है, बट हमारी थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 3 ओनली। डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाय ट्रैपिंग सेडिमेंट्स एंड एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनिक्स मैंग्रोव्स कैन एनहांस नियर बाय सी ग्रास और कोरल फूड वेब्स। सही बात है। बाय स्लोइंग वाटर mangroves inevitably cause beach erosion. Mangroves can stabilize muddy shorelines and reduce erosion. Mangroves cannot tolerate salinity higher than open ocean water. तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारे लाया हूँ आज, है ना। मुश्किल भी होंगे, मुश्किल देखो ऐसे मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बट स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनी है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, इन हर एक स्टेटमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। ओके। तो बाय ट्रैपिंग सेडिमेंट और एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनिक, तुमको पता है मैंग्रोव जो वाला इकोसिस्टम जो होता है वहां पर न्यूट्रिएंट रिच हमें देखने को मिलते हैं, जिस कारण की वहां पर हेल्प होती है टू द फूड चेन, और फूड वेब जो है वहां पर ये हमारे को ज्यादा और स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। बाय स्लोइंग वाटर, ठीक है, बोल रहा है जब कोई स्लो वाटर आ रहा है मैंग्रोव की ओर तो वो कोस कर रहा है बीच को कोस कर रहा है। तो ये तुमको भी
भी पता है कि स्लो वाटर सेडिमेंट को लेके आता है, वो सेडिमेंट को वहां डालता है, वो कभी भी इरोड नहीं करेगा, वो हमेशा डिपॉजिट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट गलत हो जाता है। मैंग्रोव्स कैन स्टेबलाइज मडी शोर लाइंस को और रिड्यूस कर रहा है इरोजन। बिल्कुल सही बात है बच्चे, मैंग्रोव्स जो है इरोजन को रिड्यूस करते हैं। आपको भी पता है बहुत सारे मेथड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पानी में फ्लो ज्यादा आ गया तो मैंग्रोव जो होंगे वो उसको टैकल करेंगे। ऊपर से मैंग्रोव्स के जो अलग अलग रूट्स टाइप स्ट्रक्चर हैं वो मिट्टी के साथ में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, तो उससे भी इरोजन जो होगा वो कम होगा। तो तीसरी लाइन बिल्कुल सही है। मैंग्रोव्स कैन नॉट टॉलरेट, अरे भाई मैंग्रोव्स को जाना ही जाता है, मैंग्रोव्स को बोला जाता है यूरी हेलाइन, है ना, यूरी हेलाइन होते हैं मैंग्रोव्स, यानी कि वो एक बहुत अच्छा बहुत तगड़ा एक डिफरेंस को टॉलरेट कर सकते हैं ऑफ सैलिनिटी। क्लियर? वो एक हाई क्वालिटी ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि टॉलरेट सैलिनिटी नहीं कर पा रहा है हायर देन ओपन ओशन वाटर। तो देखो ओपन ओशन वाटर था, यानी हाइपर सलाइन नेचर को भी जो मैंग्रोव होंगे वो टॉलरेट कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए इनको यूरी हेलाइन भी कहा जाता है। तो फोर्थ गलत है, सेकंड गलत है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 2 ओनली इज आर राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मैंग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट। देखो इसके बाद ना मैं तुमको एक बड़ा अच्छी सी बात बताने वाला हूँ, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सस्पेंस बना रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमको जो है अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, बाद में तुमको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि तुमने क्या सीखा आज के लेक्चर में। ओके, तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट was launched at COP27 November 2022 by the UAE। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है ये 2022 में लॉन्च हुआ था, इंडिया और यूए और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। बट अपने को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कहीं आप मैंग्रोव्स के अब कंजर्वेशन की बात करने वाले हो। इंडिया ज्वाइंट एमएसी एट COP27, मतलब कि कितना 27, मतलब भारत ने इसको 2022 में ही ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। तो पहली भी सही है, दूसरी सही स्टेटमेंट है। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ठीक है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जिसका टारगेट है +20% ग्लोबल मैंग्रोव कवर बाय 2030। बिल्कुल सही बात है, कॉपी पर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबल मैंग्रोव कवर का टारगेट है, टारगेट कई बार पूछ लिए जाते हैं। द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव बोल रहा है 26 जून को मनाया जाता है। बट कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर ऐसी स्टेटमेंट भी डाल देता है इसको पता है बच्चों को नहीं आता है, तो ये 26 नहीं है, 26 जुलाई है ना। तो ये अपने को फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। 3 स्टेटमेंट 3 ओनली इज आर राइट आंसर, है ना। पहली सही, दूसरी सही, तीसरी सही है, फोर्थ हमारी गलत है, कोई बात नहीं। तो ये आपके सामने आंसर सी आपका राइट आंसर है। देखो अब ये कुछ मैंग्रोव साइट है और ये उनके सामने उनके स्टेट है, बट तुमको स्टेट ही याद नहीं रखना है, तुमको ये याद रखना है कि ये मैंग्रोव साइट जो है वो इस स्टेट में देखने को मिल रही है। क्लियर? तो तुमको मैंग्रोव साइट याद रखनी है, स्टेट का तो अपने आप पता लग जाएगा। क्लियर? अगर मैं सुंदरबन की बात कर रहा हूँ, किसी को भी पता है सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बट किसी को ये नहीं पता कि सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव साइट है। क्लियर? अगर मैं बात करूंगा भीतरकनिका नेशनल पार्क, सभी को पता है उड़ीसा में है, बट ये नहीं पता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क एक मैंग्रोव साइट है। ओके, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी को पता है, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, नहीं ये नहीं पता सभी को, ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, क्लियर? कोलेरू लेक ये एक वेस्टलैंड है जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। पिछावरम, पिछावरम कहाँ है बच्चे, ये एक वेटलैंड भी है और ये एक मैंग्रोव साइट भी है, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, थर्ड गलत है, आंसर इज 3। बट तुमको काम क्या करना है, तुमको काम करना है मैंग्रोव साइट के ऊपर, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब ये मैंग्रोव का बहुत अच्छा है, देखो तुमको मजा आ रहा है और मजा आना भी चाहिए। ये फॉरेस्ट सर्वे से लेके आया हूँ मैंग्रोव का डाटा, यानी तुमको बाद में बताऊंगा ना, अभी नहीं, डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एज पर जो है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, जो कि हर 2 सालों में आती है, इंडिया टोटल मैंग्रोव कवर इज अबाउट 4992 किलोमीटर स्क्वायर।
वेस्ट बंगाल अकाउंट, वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा जो है वो परसेंटेज है इंडिया के मैंग्रोव में, तो बिल्कुल सही बात है। गुजरात हैज ए लार्जर शेयर देन द अंडमान निकोबार, कंपेयर किया गया है दो प्लेसेस को मैंग्रोव शेयर को लेके। ओके, महाराष्ट्र हैज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर आफ्टर वेस्ट बंगाल। बच्चे तो ये बात गलत है, कॉपी पे लिख लेना, दूसरे नंबर पे गुजरात आता है। क्लियर? तो करना करेक्ट पूछा है हमसे, पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, और 3 ओनली इज आर राइट आंसर। डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपको मैंग्रोव साइट है, अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और ये उनके आपको स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। बट मैंने फिर से बोला है आपको मैंग्रोव साइट पता होनी चाहिए, कौन कौन है, कहाँ पर है, ये पता नहीं होनी चाहिए। मतलब अरे यार पता तो ये भी होनी चाहिए, मतलब कि ये इतना मैटर नहीं करेगा, ये तुमको पता लग जाएगा। अगर मैं कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, किसी को भी पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं बात आप आंध्र प्रदेश की करना चाहते हैं। अब किसी को ये वाली बात करूंगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चे अक्षरा मेराइन सेंचुरी, ये बेसिकली पूछा गया सवाल है यूपीएससी का। अक्षरा ये पूछी गई थी कि ये मैंग्रोव साइट हमें कहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ई, यानी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है हमें। भारतंग और मिडल स्ट्रेट मैंग्रोव्स हमें अंडमान निकोबार में देखने को मिल रहे हैं। अब गेन भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। मुथुबेट कहाँ है? तमिलनाडु में। बच्चे तुमको यहाँ पर ये सवाल नहीं बन सकता है, बट ये सवाल से थोड़ा मैं और अगर डिफिकल्ट बनाना चाहता तो मैं तुमको सिंपल दे देता, तुमको 5 साइटें दे देता, जिसमें से एक साइट देता सिर्फ इसकी क्या बोलते हैं मैंग्रोव साइट की देता, बाकी 4 साइटें में तुमको कोई वेट लैंड दे देता, या कुछ भी उठा के एलिफेंट कॉरिडोर दे देता, जो है और भी कुछ साइड दे देता। तो मैं तुमको बोलता कि इसमें से मुझे बताओ मैंग्रोव साइट कौन है, तो तुम नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को। तो इसीलिए हमें मैंग्रोव साइट को पढ़ना पड़ेगा हमको। जितना मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन में लेके आ सकता था उतनी मैं लेके आ गया हूँ, बाकी आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए बन रहा है, जो कि ये आपको पता है, तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। डन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट से बना है ना। हमने बोला था ना, हमने प्रोजेक्ट को भी साथ में मेंशन कर रखा है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ है? 1992 में। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किया है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, देखो अब मैं तुमको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, फिर लॉक करो, फिर मेरे साथ मैच करो, क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया है स्टार्टिंग के लेक्चर में, स्टार्टिंग के टाइम में समझाने में। ओके, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, सही है बात, देयर हैबिटेट्स एंड द कॉरिडोर। किसी को भी तुम प्रोजेक्ट को क्यों बना रहे हो? ताकि आप उनके हैबिटेट को बचा सको, उनके जो है उनका कंजर्वेशन कर सको, है ना, उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट, उनके लिए कॉरिडोर्स बना सको। मिटिगेट द ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, आपने देखा होगा कि एलिफेंट को है कभी उसके जगह उसके पैरों पे क्रैकर फोड़ दिए जाते हैं या कुछ किया जाता है जिससे जो है एलिफेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इससे ह्यूमन और एलिफेंट का, और एलिफेंट फिर वो सड़कों पे आ जाते हैं, वो फिर आप जंगल में जब जा रहे हो एलिफेंट बीच में आ रहा है, वो तोड़ फोड़ करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, इस कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर्स जो है उनकी फॉर्मेशन की गई है। तो बात सही है। द प्रोजेक्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल assistance to the states for the management of the elephant reserve, बात बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट इज लीगली बैक्ड बाय ए सेपरेट एक्ट, नहीं भाई कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, WPA एक्ट 1972 उसी के अंडर ही ये भी बनाया गया है, यही इनिशिएटिव निकाला गया है, तो कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। ओनली 3 इज आवर राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब यहाँ पर माइक साइट्स है ना, अभी तुमको बता देता हूँ माइक क्या है। माइक एक प्रोग्राम ही ये भी है, प्रोग्राम ही है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि मॉनिटर कर सके ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ द, या मॉनिटर कर सके ऑफ द किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स। जो एलिफेंट्स का तुम्हें पता है ना, जो उसके जो एलिफेंट के जो दांत होते हैं, वो जो सुना है ना एक कि हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले और, है ना, तो वो जो दिखाने वाले दांत होते हैं इसकी बड़ी स्मगल होता है, ये स्मगल होता है मार्केट में। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। तो माइक जो है जो प्रोग्राम है इसीलिए ही बनाया गया था। अब ये किसने बनाया है तुमको पता होगा, एक साइट तुमने नाम सुन रखा होगा,
साइट जो होता है बेसिकली वो ट्रेड के ऊपर, जो ट्रेड होता है किसका, एंडेंजर्ड स्पीसीज का, उसके ऊपर जो है एक कन्वेंशन और एक कंट्रोल लेके आता है। क्लियर? तो इसके अंडर ही माइक प्रोग्राम बनाया गया है ताकि इलीगल किलिंग ना हो पाए किसकी, एलिफेंट्स की। फॉर किसके लिए, वो ही आइवोरी के लिए, है ना, टस्क जो बोलते हैं उसके लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहली स्टेट में सही है। इन इंडिया माइक साइट कौन कौन सी है? देखो भारत में 10 सॉरी नॉट इन देखो हाँ, भारत में 10 माइक साइट है जो आपको पता होनी चाहिए, 10 है। इंक्लूड कॉर्बेट हो गया, उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है, नागरकोल है कर्नाटका में, सिमलीपाल है जो कि उड़ीसा में है। तो टोटल कितनी है, 10 है, पता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखो एशियन एलिफेंट्स, ओके, तो बेसिकली अच्छा मैं थोड़ा आपको माइक के बारे में बता देता हूँ। माइक 2003 में भारत में इसको जो है इनेक्ट किया गया था, तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। एशियन एलिफेंट, देखो अब कंपेयर किया जा रहा है एशियन एलिफेंट्स को और अफ्रीकन एलिफेंट्स को। देखो एशियन एलिफेंट्स आर स्मॉलर देन द अफ्रीकन एलिफेंट्स एंड हैव स्मॉल ears। क्या होते हैं स्मॉल ears? ओनली द मेल्स पोसेस टस्क। ठीक है, बोला क्या गया है कि अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर तुमने एक मूवी देखी होगी जंबो, तो एक जंबो मूवी थी, हाथी की थी वो मूवी, तो उसमें एक भारत का एलिफेंट होता है और एक जो है जो विलेन का एक एलिफेंट था, विलेन ही था वो एलिफेंट जो था उसका, वो अफ्रीकन प्रजाति का था। उसके बहुत बड़े बड़े जो है टस्क थे और कान भी ऐसे। देखो अफ्रीकन जो एलिफेंट होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनके कान भी ना ऐसे बड़े ऐसे फर वाले होते हैं। क्लियर? बट जो इंडियन एलिफेंट होते हैं उनके कान भी छोटे होते हैं और उनके दांत भी छोटे होते हैं। और भारत में सिर्फ मेल जो एलिफेंट होंगे वही जो दांत होंगे या टस्क होंगे उसको कैरी करेंगे, फीमेल्स नहीं करेंगी। बट अफ्रीका में बोथ मेल्स और जो अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होंगे उनमें बोथ मेल और फीमेल दोनों ही क्या करेंगी, वो उन दांतों को कैरी करेंगे। ठीक है, तो अफ्रीकन एलिफेंट्स अगर मैं बात करूंगा तो उसका जो स्टेटस होगा वो वल्नरेबल होगा, और अगर मैं एशियन एलिफेंट्स की बात करूंगा तो वो एंडेंजर्ड होंगे। क्लियर? तो ये अपने को पता होना चाहिए। देखो अब एलिफेंट्स के बारे में हमने इतना जान लिया, तो अब ये भी जान लेते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ होते हैं। तो एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट कर्नाटका हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वाइल्ड एलिफेंट्स अमंग ऑल इंडियन स्टेट। तो बात बिल्कुल सही है, तो हमारी चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑल 4 इज आर राइट आंसर। क्लियर? तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए था, तो ये हमने देख लिया है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, है ना, ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। आइए थोड़ी सी बात करेंगे। तो फर्स्ट है प्रोजेक्ट लाइन, कहाँ पर है? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कहाँ पर है? इंडियन कहाँ पर है? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कहाँ है? प्रोजेक्ट चीता कहाँ पर है? तो ये साथ में मैंने कुछ स्टेट रखे गए हैं, इस स्टेट में तुमको बताना है कि ये प्रोजेक्ट किस स्टेट से चलाए गए हैं। तो यहाँ पर ये सवाल है। और क्या सवाल बन सकता है यहाँ से? देखो एक सवाल यहाँ से और बन सकता है, वो ये बन जाएगा कि तुमसे इसके मतलब कि प्रोजेक्ट ये कब लॉन्च हुए हैं, उनके फाउंडिंग ईयर तुमसे पूछ सकता है। क्लियर? तो ये भी तुमको पता होना चाहिए। आइए थोड़ी सी बात करेंगे। देखो प्रोजेक्ट लाइन कहाँ है? गुजरात में चलाया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिमालयन स्टेट में होगा। इंडियन राइनो असम में होगा। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल उड़ीसा में होगा। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इसको सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी कहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने करंट अफेयर्स में इसको शामिल किया था, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल को, जो कि उड़ीसा में है। प्रोजेक्ट चीता कहाँ होगा बच्चे? आपको पता है प्रोजेक्ट चीता में कि ये एमपी में जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर जो है ये प्रोजेक्ट जो है लाया गया है। तो अब पता है आपको ये। ओके, तो ये कब की है? अगर मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊं, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, प्रोजेक्ट लाइन जो है वो 2020 का प्रोजेक्ट है। स्नो लेपर्ड 2009 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। इंडियन राइनो बता रहा है कि 2020 का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट चीता 2022 का है। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है, तुम लोग मुझे कमेंट में लिखोगे कब किया गया है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो ये जितना यहाँ से जानकारी हम दे सकते थे उतना हमने दिया है। हाँ, अब ठीक है, हमारे ये आंसर, इसका राइट आंसर ए है, जो कि हमने बात कर दी है। बट अब मैं थोड़ा आपको कुछ बताना चाहता था, जो कि मैंने बिल्कुल शुरू में भी कहा था कि हमारे जो क्वेश्चंस का जो स्टाइल होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले तुमने क्या जाना? तुमने मैंग्रोव में सबसे पहले मैंग्रोव को समझा,
समझा मैंग्रोव क्या होते हैं, उसके टाइप्स को समझा कि मैंग्रोव्स को किस तरीके से डिफर किया जाता है। सेम अगले क्वेश्चन में भी तुमको उसके टाइप से ही सवाल आया था, है ना। तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि मैंग्रोव्स के एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या हैं, तो उसके बेनिफिट्स को समझा। फोर्थ में हमने देखा मैंग्रोव्स के लिए ग्लोबल लेवल पर क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं, तो वो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को देखा। फिर हमने देखा कि यार मैंग्रोव की साइट कहाँ कहाँ पर है, तो हमने फिर उसको देखा। फिर हमने बोला यार जो अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैंग्रोव्स को लेके, जो स्टेट ऑफ भारत की जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें मैंग्रोव का स्टेटस क्या है, उसमें स्टेट का स्टेटस क्या है रिगार्डिंग मैंग्रोव्स, तो हमने उस क्वेश्चन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने फिर मैंग्रोव साइट से एक सवाल बनाया, फिर हम एलिफेंट के ऊपर पहुंच के देखो एलिफेंट के ये चारों सवाल हैं, अलग अलग सवाल हैं। तो ये देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट से तुमको यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है, जिसमें एलिफेंट के जेस्टेशन पीरियड से सवाल आया है। तो आई थिंक वो 22 मंथ्स की बात होती है, तो 22 मंथ्स 23 इतना जो होता है वो टाइम फ्रेम। और एक बेबी जो हमारा एलिफेंट आता है वो 4 to 5 ईयर में आता है। क्लियर। अब यहाँ से हमने इसको पूरा जितना हम इसको ऐड ऑन कर सकते थे हमने उसको ऐड ऑन किया है, एक सवाल यहाँ से बना है। ओके, अब यहाँ पर हमने माइक को भी इंट्रोड्यूस किया है कि माइक का क्या मतलब होता है, और फिर हमने एशियन और इंडियन एलिफेंट्स के बीच में डिफरेंस के बारे में आपको बताया है। डन। फिर हमारा जो लास्ट सवाल था उसमें हमने जितने भी अदर प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। हाँ, थोड़ा सा मैं और बात बताता हूँ, तो प्रोजेक्ट लाइन होगा वो उसमें जो सेंसस करवाया जाता है वो एवरी 5 ईयर्स में करवाया जाता है, और जो इंडियन राइनो का होगा नहीं, जो एलिफेंट का है ना, एलिफेंट का भी हमने पढ़ा, इसमें भी 5 ईयर्स के बाद ही सेंसस करवाया जाता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ थी जो मैंने आपको देना, मुझे लगा कि आपको ज़रूरत है इसकी, और उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ओके, तो आज के लेक्चर को फिर हम यही एंड रखते हैं। तो हमने मैंग्रोव्स को और उसके कुछ अदर प्रोजेक्ट्स को हमने देखा है। कल से हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को शुरू करेंगे, जिसमें हम उसके रिलेटेड 10 MCQ लेके आएंगे। उसमें भी हम कुछ टॉपिक्स को पहले रखेंगे, जैसे कुछ बेसिक टर्म्स हो गई, उसके बाद में हम जो है पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम उसकी बात करेंगे। तो फिर उसको आराम आराम से 2-3 वीडियो में हम इकोलॉजी और पूरे एनवायरनमेंट सेक्शन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है या कोई चीज़ में लगता है आपको कि सर इसको थोड़ा सा और बताइएगा, या कुछ भी आपको कोई अगर सर को थैंक्स करना चाहते हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं। थैंक यू।